हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज का हमारा विषय है चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी हम पढ़ेंगे। और ये कहानी आपके यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिट नंबर 7 में है। यूनिट नंबर 7 में कुल 21 कहानियाँ हैं। मैंने आपको 19 कहानियाँ करवा दी हैं, बाकी की भी मैं करवा दूँगी। यानी कि संपूर्ण यूनिट हम पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। जिसको 21 की 21 कहानियाँ पढ़नी है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें और पूरा ही आपको एक लगातार विवरण मिलेगा। यानी से 1 से लेकर 21 कहानियाँ आपको संपूर्ण मिलेंगी। ठीक है, तो ये हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर चला हुआ है, दिवाली ऑफर, जिसमें से आपके यूजीसी नेट, हरियाणा वैकल्पिक परीक्षा, हरियाणा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार मात्र और मात्र 999 रुपये की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और कॉल शायद ना मिल पाए, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो लेखक परिचय पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। भीष्म साहनी के कथा मानस पर प्रेमचंद, यशपाल, चेखव, मोपास, गोखरी व कैथरीन मैन्सफील्ड की गहरी छाप है। इनके 9 कहानी संग्रह हैं। तो इस लाइन से हमने सीखा, मतलब इनकी कहानियों में, इनके व्यक्तित्व में, इनकी रचनाओं में किसकी छाप है। तो प्रेमचंद, यशपाल तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा। ये तो सभी जानते हैं कि प्रेमचंद और यशपाल से तो ये प्रभावित थे ही। इसके साथ ही विदेशी जो लेखक थे, चेखव थे, मोपासा थे, गोखरी थे और कैथरीन मैन्सफील्ड, तो ये नाम भी, ये 2 नाम तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, गोखरी और क्या, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे। इनका प्रभाव इनकी कहानियों में देखने को मिलता है, इनकी रचनाओं में। इनके 9 कहानी संग्रह याद रखेंगे। चीफ की दावत जो कहानी है के लेखक हैं भीष्म साहनी, इनके 9 कहानी संग्रह, यानी भीष्म साहनी है, इनके 9 कहानी संग्रह जो हमारे लेखक हैं। इनके पहला पाठ कहानी संग्रह में 15 कहानियां हैं। अब देखो, यहाँ से आप याद रखेंगे, जो इनका पहला पाठ कहानी संग्रह है, इसका नाम ही पहला पाठ है। यानी इस कहानी संग्रह का नाम ही है पहला पाठ कहानी संग्रह। 1957 इस कहानी संग्रह में 15 कहानियाँ। अब ये देखो, यहाँ आप, मैंने देखा था कहीं 1956 आया हुआ है और कहीं 1957 है। तो ये प्रश्न कई बार कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन मैंने इसको गूगल किया तो मैंने देखा कि 1956 इसका जो ये कहानी संग्रह है चीफ की दावत है, तो ये 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पहला पाठ अगर आ जाए कहानी संग्रह तो 1957 हो सकता है, लेकिन ये जो आपकी चीफ की दावत है, ये कहानी 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। इसमें 15 कहानियां हैं, यानी जो पहला पाठ कहानी संग्रह, इसमें 15 कहानियां प्रकाशित हुई हैं, संकलित की गई हैं। इनके कहानी संग्रह विश्व ने जीवन की विषमता, खोखलापन व निरर्थता को उजागर किया है। मतलब इनकी जो कहानी संग्रह है, हर एक लेखक का अपना विषय है। कोई आर्थिक विषमता पर ज़्यादा लिख रहा है, कोई पारिवारिक पर लिख रहा है, कोई दहेज, मतलब कोई नारी समस्या पर लिख रहा है। तो हर एक का अपना एक प्रमुख तथ्य होता है, एक प्रमुख समस्या होती है। वैसे तो कोई भी रचना है, अगर उसमें समाज को कोई नई सीख नहीं मिल रही तो वो रचना नहीं होती है। रचना ऐसी होनी चाहिए जो समाज को प्रेरित कर सके। तो इनकी रचनाओं में भी यही है, जीवन की विषमता है। जीवन के जो विषमता, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो एक ये खाइए विषमता ही है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। खोखलापन, मतलब खोखलापन का मतलब ये है कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं, निरर्थकता। और ये कोई, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, आप ये क्या है, ये मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, आप उसे सुन रहे हो, तो ये आपके जीवन का अर्थ है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है या आपको यूजीसी नेट लगना। अगर आप मान लीजिए ये कहीं काम की नहीं हो तो आप इसे क्यों सुनेंगे। तो ये एक अर्थ है ना, आपकी जिंदगी के उद्देश्य है ना। तो वही बात है। इस संग्रह की पहली कहानी चीफ की दावत है, जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखेंगे।
भीष्म साहनी की पहली पहचान उनकी वजनदार और चर्चित कहानियों से शुरू होती है। वजनदार ही मतलब एक मजाक कर लेते, वजनदार मतलब ये नहीं कि उसने तोल के देखा कि इसमें वेट ज़्यादा है या कम है, ऐसा नहीं है। मतलब वजनदार का मतलब ये है कि जो कहानी पढ़कर आपको लगा हाँ ये कहानी तो वाकई में बहुत अच्छी है, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये सीख मिलती है। ठीक है। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित प्रमुख कहानी है। इस कहानी में उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज की खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है। तो ये मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि समाज है जो ज़्यादातर, पता है पैसे कौन खर्च करता है, आपको जानकर हैरानी होगी और ये मैंने देखा भी है। पहले तो मैं भी कुछ ऐसी थी, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी बदला है। इस हर चीज़ में जब पढ़ती हूँ तो मैं उससे सीखती हूँ। तो मैंने अपने आप को क्या बदला कि जैसे पहले मैं भी ऐसा लगे मैं आपको बातों में लगा रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। मध्यम वर्ग के समाज ये होता है, जैसे अब मान लीजिए अभी दिवाली चली हुई है तो अरे वो ये लिया है तो हम भी ले आएंगे, हम भी करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे निरर्थक होते हैं, हम व्यर्थ के पैसे खराब करते हैं। जैसे आपने बाजार दर्शन पाठ पढ़ा है तो वही ज़्यादा पैसे खर्च करता है मध्यम वर्गीय समाज करता है। उच्च वर्ग को तो भी कोई समस्या ही नहीं है। निम्न मध्य वर्गीय वो क्या है, वो मतलब कि उसको तो खाने के लाले पड़े। तो जो ज़्यादातर जो पिसता है, जो ज़्यादातर दिखावा जिसको कहते हैं और देखने को मिलता है, वो मध्यम वर्गीय समाज मिलता है। और अपनी कई बार क्या होता है वो अपनी औकात से ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं। इनके द्वारा रचित कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक, उतनी समय भी भीष्म साहनी ने शोभान श्यामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग्य किया है। और ज़्यादातर जो शिक्षित और युवा पीढ़ी है ना, वही इस खोखलेपन और दिखावटीपन की शिकार होती है। मैं कहानी संपूर्ण पहले नहीं सुनाऊंगी, नहीं आपकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना ही कहूँगी कि जो एक युवा पीढ़ी है, एक शिक्षित है, वही क्या है इस खोखलेपन, इस दिखावटीपन की शिकार होते हैं। जैसे जैसे हम कहानी पढ़ते जाएंगे आपको संपूर्ण जानकारी होती जाएगी। जैसे आप सीरियल देखते हो आगे क्या होगा, उत्सुकता रहती है। हमारे घर में कई बुजुर्ग देखते हैं तो उनके लिए मैं देखती हूँ कितने आगे क्या होगा, बड़े उत्साहित रहते हैं इनको देखने के लिए। आज के शिक्षित युवा वर्ग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। मतलब कि आज के शिक्षित ही, जैसे हम बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, और क्या है फिर हम अपने निजी जिंदगी में उसको नहीं उतारते हैं। मैं सबके लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ, मतलब कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। कई कोई बुरा मान जाए, हम तो करते हैं माता पिता की, मैम आप क्या बोल रही हो। व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं। वे ये तक भूल जाते हैं कि जिस समय तुम रो रहे थे उनकी बदौलत है। तुम जिस समाज में तुम कर रहे हो, माफ़ कीजिए, जिस समाज में तुम कर रहे हो, मान लीजिए हम क्या है आज असिस्टेंट प्रोफेसर के काबिल हो गए, तो अगर हमारे माँ बाप हमने बचपन में नहीं पढ़ाया होता, नहीं पाल पोष कर बड़ा किया होता, तो आज हम इस रेस में शामिल नहीं होते, इस दौड़ में। कम से कम इतने तो काबिल बन गए कि हम इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। और एक दिन ऐसे ही हम जीत भी जाते हैं। ठीक है। तो ये माँ बाप ही हमें यहाँ तक लेकर आते हैं। अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए माता पिता अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। उनका पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए बलिदान में व्यतीत हो जाता है। चीफ की दावत एक ऐसी कहानी जिसमें स्वार्थी बेटे श्यामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ को बलिदान फर्ज ही नजर आता है। मतलब कि फर्ज ही नज़र आता। देखो यहाँ आवाज़ बहुत रहती है कि अपना घर है जो रोड पर है, तो यहाँ व्हीकल आते जाते रहते हैं। थोड़ा सामंजस्य आप बैठाओ भाई, इनका भी अपना रोजगार है। मैंने कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन समस्या तो हर एक इंसान को आती है। जिसमें स्वार्थी बेटा, बस उसका बेटा इतना स्वार्थी है कि जो मतलब माँ जो करती है, वो माँ का जो बलिदान है वो तो उसका क्या है फर्ज है, लेकिन वो अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं, मतलब कि कुछ नहीं करना चाहता है। उसकी माँ उसके लिए एक बोझ बन गई है, उसकी माँ एक विधवा है। तो ये कहानी के हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जो लिखित परीक्षा के लिए मुख्य पात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हो सकता है कि आपको आपके ये आ जाए लिखने के लिए कि आप चीफ की दावत पर 200 शब्द लिखिए, 250 शब्द लिखिए, ज़्यादातर तो 250 शब्द याद है, 250 शब्दों में लिखिए। तो उस समय आप अगर पात्र ही नहीं बताओगे कि इसमें ये है, तो फिर क्या है कहानी लिखने में वो अपने 4 चांद नहीं लग पाएंगे। आपके नंबरों की जो बढ़ोतरी होगी इनसे होगी। दूसरी बात है गौण पात्र।
तो गौण पात्र आप वैकल्पिक जो परीक्षा देंगे उसके लिए आजकल क्या पेपर बड़ी गहराई से बनता है। तो वैकल्पिक परीक्षा जो वैकल्पिक परीक्षा में है गौण पात्र भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो याद रखें, कम से कम ऐसा तो जरूर कर लीजिए कि आप टिक मार लगा सको। जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आए तो आपको यहाँ ये गौण पात्र उस कहानी के हैं या उस नाटक के हैं, उपन्यास के, जो भी हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट के पेपर तो बड़ा गहराई से आता है, काफ़ी टफ आने लगा है। और बात करूँ मैं हरियाणा की, तो इसका तो लेवल ठीक ठाक रहेगा, यूजीसी नेट से ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, मतलब यूजीसी नेट से तो कम ही रहेगा। कहने का प्राय नेट से थोड़ा कम आएगा क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा भी होती है। इसलिए मैं कुछ बोलती हूँ तो आपके काम की बातें होती हैं, इसको अन्यथा ना ले। श्यामनाथ मध्यमवर्गीय परिवार का व्यक्ति जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चीफ की खुशामद करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये श्यामनाथ ही नहीं, अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने चीफ को खुश करता है। ये हमारे समाज का कटु सत्य है। मैं उसको आचार्य प्रशांत को फॉलो करती हूँ। मैं उनकी बात एक बड़ी, क्योंकि हम है ना, कई बार हम में से ऐसा, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रही, हमारी एक आदत होती है, जैसे कोई बड़े पद पर उसके सामने तो हम झुकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके सामने हम ऐठ कर चलते हैं। जबकि कैसा होना चाहिए, सम्मान सबका करो, गरीब है अमीर है सबका सम्मान करो, लेकिन ये नहीं किसी की खुशामद करके आगे बढ़ो, अपने दम पर अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ो। श्यामनाथ की पत्नी व श्यामनाथ की इच्छा अनुसार समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दिखावटी बातों में विश्वास रखती है। अब क्या पत्नी का भी ये हाल है, वो जो श्यामनाथ करते उसी के अनुसार है, उसी की इच्छा अनुसार कार्य करती है और समाज में प्रतिष्ठा चाहती है। दिखावटी बातों में, मतलब जो लंबी चौड़ी फेंकते हैं ना, कहीं देखे होंगे आपने आसपास, मैं बहुत देखती हूँ ऐसे सुबह से। श्यामनाथ की माँ बूढ़ी, यानी श्यामनाथ की जो माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है। ममता की मूर्त अपने बेटे से और अपनी बहू से बहुत प्यार करती है तथा अपने बेटे के लिए भले कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहती है। मतलब कि माँ ऐसी है जो उस ममता की मूर्त है, अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है कि मेरा बेटा खुश रहे, बस मैं सब कुछ जो भी उससे बन पड़ता है वो पूरा कोशिश करती है। चीफ देखिए श्यामनाथ का बोस है, एक विदेशी पात्र है, मतलब विदेश का रहने वाला है, हमारे देश का नहीं है, लेकिन आदर्श व्यवहार उसके चरित्र का महत्वपूर्ण है। अब देखो ये बात बड़ी सीखने योग्य बोली है। देखो हमारे जो देश के संस्कार, हम पाश्चात्य संस्कृति अंधानुकरण कर रहे हैं। जैसे कपड़े को लेकर है, आपको क्या मैम हमारी मर्जी, देखो टीचिंग लाइन में तो ऐसा नहीं होता है, महिलाएं बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, मैंने देखा भी है, मैंने सभी पूरा शरीर ढक, लेकिन कई ऐसी लड़कियों को मैं देखती हूँ जो मतलब ये एक आधुनिकता की पहचान समझती हैं अर्धनग्न कपड़े पहनना, लेकिन जो विदेश के लोग वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इसमें चीफ है विदेश का, लेकिन उसके संस्कार कैसे भारतीय है, संस्कार उसके भारतीय, लेकिन भारतीय क्या है भाई, विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण करके अपने संस्कार भूल गए हैं। अन्य पात्र देखेंगे, विधवा सहेली, मतलब कि जो बूढ़ी की जो सहेली है बूढ़ी माँ की, वो सहेली मेम साहब है। तो ये क्या है, गौण पात्र, लेकिन ये कहानी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में अहम योगदान करते हैं। चीफ की दावत कहानी समीक्षा विषम सानी द्वारा चीफ की दावत कहानी में मध्यम वर्ग के खोखलेपन, दिखावटीपन तथा स्वार्थ प्रथा को दिखाया गया। इससे मध्यम वर्गीय व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया। इस कहानी का केंद्र बिंदु मिस्टर श्यामनाथ उसकी बूढ़ी माँ है। मतलब इस कहानी का जो केंद्र बिंदु है मिस्टर श्यामनाथ और उसकी बूढ़ी माँ। मैं ये हर कहानी को मैं जो भी कहानी मैंने सुनाई आपको, हर बार मैंने बोला है कि जो हीरो हीरोइन है तो ने जैसे कि मतलब जो गहराई से नहीं पढ़ते इस चीज़ को, वो ये सोचते बस हीरो, जैसे फिल्म देखते हैं, मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रहे हो, आपके दिमाग में बस जो इसमें प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी, वही हीरो हीरोइन होते, वो बाकी नहीं होते। मैंने हर बार कहा है हीरो हीरोइन एक माँ बेटा भी हो सकते, मतलब हीरो हीरोइन का मतलब ये नहीं वो क्या है अश्लीलता, कुछ ऐसी बातें जिसमें क्या प्रेम प्रसंग चले, मतलब ममता, यानी बेटा और माँ भी पात्र हो सकते हैं, मुख्य पात्र या हीरो हीरोइन। क्योंकि हो सकते हैं क्योंकि उनके अहम कहानी या फिल्म में अहम योगदान जिसका होता है वही हीरो हीरोइन होता है। ठीक है, इस बात को अर्थ, आप इस बात का अर्थ गहराई से समझ लें। तो श्यामनाथ इसका हीरो है, इस कहानी का हीरोइन कौन है, उसकी माँ है। मतलब यही इस कहानी को आगे बढ़ाने में इन दोनों का अहम योगदान है। कथा श्यामनाथ के माध्यम से शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण की
जीवंतता के साथ पेश किया गया। मतलब कि ये कहानी कहने का अभिप्राय है कि एक शिक्षित पीढ़ी, एक जो एजुकेटेड पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी होकर अशिक्षित जैसा आचरण करते, बल्कि ये कटु सत्य हैं। जितने भी अनपढ़ लोग हैं वो माँ बाप की भी सेवा करते हैं भाई। मतलब ये नहीं कि प्रतिशतता हर जगह होती है, लेकिन क्या है वो क्या बहुत ज़्यादा मतलब वो अंधानुकरण नहीं करते हैं, वो अपने जो रिश्ते नाते बड़े अच्छी तरह से निभाते हैं। और ज़्यादातर जो गलतियाँ करते हैं वो शिक्षित ही करते हैं। श्यामनाथ दफ्तर में नौकरी करता है, वह धीरे धीरे उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगता है। मतलब एक दफ्तर में नौकरी करता है लेकिन धीरे धीरे उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा करता है। मतलब कि अब उसका प्रमोशन हो गया तो और चाहता है, फिर और चाहता है। महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए विदेशी चीफ की खुशामदी करता है। श्यामनाथ चीफ को अपने घर दावत पर आमंत्रित करता है। दावत तो समझ गए होगा ना, जिसको आप बोलते खाने पर बुलाया, वो वाली पार्टी। दावत मतलब पार्टी। श्यामनाथ घर उसकी पत्नी तथा बूढ़ी माँ है, परंतु वह अपनी माँ के अनावश्यक सम्मान की तरह उपेक्षा करता है। अनावश्यक सम्मान नहीं, वो सामान आएगा भाई, सामान। अनावश्यक सामान जैसे होते हैं ना, मान लीजिए अब दिवाली आई हुई है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो चीज़ हमारे काम की नहीं उसको बाहर निकालते हैं, या हम क्या स्टोर में रख दें, इसको स्टोर में रख दो, काम आएगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो इसका रोज रोज तो क्यों इसके लिए जगह खराब करी। तो वही बात, ये अपनी माँ को अनावश्यक सामान समझता है। तो ये प्रिंटिंग में गलत हुआ, इसे ठीक कर लेंगे आप, ठीक है। वह निरक्षर व बूढ़ी माँ को कहीं छुपाना चाहता है। मतलब कि ये सोचता है कि ये मेरी अनपढ़ बूढ़ी माँ है, इसको कहाँ छुपाऊँ, चीफ आएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वह सोचता है कि चीफ उसकी माँ को के साक्षात से नाराज न हो जावे, इसलिए वह अपनी माँ को चीफ के आने से पहले कोठरी में भेजने को कहता है। तो बड़ी ही मतलब ये बात मैंने कहानी पढ़ी, मैं एक संवेदनशील भाई हूँ, लड़की ले गई है, ऐसी महिला कही है, लेकिन मैं ऐसी कहानी में बहुत रोती हूँ जब मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ। तो देखो मतलब कि एक वो सोचते हैं कि साक्षात मतलब इंटरव्यू, अब जैसे कि माँ अगर परिचय, मान लीजिए कोई हमारे घर पे नया आया तो पूछेंगे भाई ये कौन है, आपके क्या लगते हैं, तो आप ये कहे ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादाजी, जो भी आप परिचय देते तो ये वो है। तो उसे ये डर है कहीं वो पूछे और मेरी माँ है जो अंग्रेजी नहीं बोल सकती हैं, कहीं इससे नाराज़ हो, मेरी माँ को बोलना नहीं आता है, तो इसको उसके आने से पहले कोठरी में भेज देते हैं ताकि उनके सामने मेरी माँ ना आए। तो ये देखो कितना ही मतलब दर्दनाक सीन रहा होगा उस समय। ये हालांकि वास्तविकता से ये कवि की या लेखक की कल्पनाएं होती हैं, लेकिन कल्पनाएं भी देखो, कोई भी चीज़ की कल्पना तभी घटी जाती है जब वो आसपास कहीं ना कहीं घटित हुई होती है, ठीक है। उसके नाम और उनके पात्रों के नाम बदल दिए जाते हैं, जगह का नाम बदल दिया जाता है, लेकिन वो कहानी सत्य होती है तभी वो लिखी जाती है। श्यामनाथ को अपनी पदोन्नति के लिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। वह उसके द्वारा बलिदान को भी नहीं समझता। अधिकांश ऐसा ही होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें माता पिता द्वारा किए गए उपकार को भूल जाते हैं। मतलब वो पदोन्नति के लिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। मतलब कि उसकी माँ को अकेले छोड़ देता है कि किसी तरह से मेरा प्रमोशन हो जाए, बस मुझे तो उच्च पद पर जाना है, सही कुछ। तो वो अपने उसकी माँ ने जितने भी उपकार किए थे, उसको पढ़ाया था, उसको नौकरी लगाया था, उसकी शादी, बच्चे, बस सब में जो योगदान दिया था वो सब कुछ भूल चुका है। मतलब ये समाज का कटु सत्य है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप के बलिदान को भूल जाते हैं, परंतु उनके बच्चे घर पर पड़े किसी कोने में कूड़े करकट की बातें दिखाई देते हैं। माँ बाप एक कूड़े करकट की बातें दिखाई देते हैं। चीफ की दावत खाने में ऐसा ही होता है, जो मिस्टर श्यामनाथ अपनी माँ के बलिदान को फर्ज बताता है। मतलब वो कहता है कि मतलब कि ये बात है कि सभी करते हैं, कहा होगा ना कई बार ऐसे करते हुए कि आपने क्या अलग कर दिया, सभी करते हैं ऐसा, ये आपका कर्तव्य था। तो वो ये नहीं देखते कि माँ ने मेरे लिए अनपढ़ होकर मुझे इतना पढ़ाया लिखा, ये बहुत बड़ा बलिदान है। वो सोचता है कि सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और भी करते हैं, तो ये उसको एक कर्तव्य समझता है, एक फ़र्ज समझता है। मिस्टर श्यामनाथ को लेकर किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं समझता। मिस्टर श्यामनाथ क्या है, माँ को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। भाई मेरी भी माँ के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं। वह अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात करता है। कुठाराघात मतलब कि माँ के हृदय पर ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिसकी माँ को सीधे लगती है, सीधे सीने में जाकर चुभती है। कई बार आपने देखा होगा, मैंने इन बातों का बहुत सामना किया है
जैसे कई बार होता है ना, हम समय पर जो चाहते हैं या वो बन नहीं पाते हैं, वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के, हमारे घर के भी हमारे इस तरह कि ओ अब तक ये नहीं किया है, वो कर रहे थे। तो कई बार वो इतनी कड़वी बात बोल देते हैं जो सीधे हमें क्या यहाँ लगती है और चुभती है। तो वह अपनी माँ को जली कटी सुनाता है, जिससे उसकी माँ के हृदय को आघात पहुँचता है। वह अपनी माँ को छिपा नहीं पाता है, झूठा प्रदर्शन भी करता है। वो अपनी माँ को छुपा नहीं पाता है, लेकिन झूठा प्रदर्शन मतलब झूठा दिखावा करता है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे के बाहर रखते हुए कहता है, आओ माँ इस पर जरा बैठो। तो मतलब एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में रखता है कि आओ माँ जरा यहाँ बैठो। तो वो एक मतलब ये दिखावा कर रहा है कि मैं माँ की चिंता करता हूँ, पर वास्तविकता से उसे कोई लेना देना नहीं है। परंतु इस प्रदर्शन में श्यामनाथ की चिंता छिपी हुई है। वह सोच रहा है कि कहीं माँ साक्षात्कार चीफ तथा उसके साथ आए लोगों से न जावे। श्यामनाथ पुरानी पीढ़ी के त्याग के प्रति कृतघ्न है। अब क्या है कि मतलब कि वो उसको मतलब माँ को बैठा तो देता है, वो अपना निर्णय तो त्याग देता है, लेकिन क्या है उसको डर है कहीं अचीफ आएंगे तो मेरी माँ से ठुकरेंगे, वो कैसे बातें करें, बहुत डर है उसको। फिर वो जो पुरानी पीढ़ी ने जो मतलब माँ बाप ने जो किया वो सब कुछ भूल चुका है। उसका वो ऋण बिल्कुल मतलब कि ये सुखी जो किया मैंने किया, अपने दम पे किया, ऐसा वो सोचता है। उसकी माँ ने जेवर बेचकर उसे काबिल बनाया कि वो दुनिया से सिर उठा कर जी सके। देखो भाई, हर एक माँ बाप कोई भी संपत्ति होती है उसे लुटा कर बच्चों को कामयाब करना चाहता है, वही माँ ने किया। उसने अपने जेवर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, परंतु उसके उल्लेख मात्र से तिलमिला जाता है। मतलब कि वो कुछ कह दे तो उसे गुस्सा बहुत चढ़ जाता है। ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना, कह दो नहीं जेवर है बस। मतलब कि ये कौन सा, जब माँ से भाई बचपन की बातें हैं वो बताती है कि ऐसे से हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन आए, मैंने आपको जेवर बेच कर पढ़ाया। तो वो कहते हैं सीधे सीधे बोल दो ना, क्यों क्या राग छेड़ दिया। तो ये क्या है, कटाक्ष करता है वो अपनी माँ पर। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ ना। मतलब कि ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में इसमें क्या ताल्लुक है, अगर आपने जेवर बेचे तो मैं कुछ बनकर आया हूँ, मैंने कुछ करके दिखाया है। निरा लंडूरा तो नहीं लौट रहा, जितना दिया था उसे 2 गुना ले लेना। मतलब कि ये कि माँ बाप को कोई बच्चा ये कहे कि आपने जितना दिया है उसका 2 गुना मैं लौटा दूंगा, तो ये एक वक्त की बात। मान लीजिए कि आप भी किसी से कुछ पैसे या कुछ ऐसे से हो जाते कई बार। मान लीजिए कि आप बुरे वक्त में किसी ने आपके लिए चाहे एक पेन दिया हो, मान लीजिए आपका पेन, आप परीक्षा में जा रहे हो और भगवान ऐसा ना करे आप 2-2 3-3 पेन ले। मैं एक उदाहरण देती हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है, इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता, मेरे दिमाग में नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है। तो मान लीजिए आप परीक्षा देने जा रहे हो और कहीं आपका एक पेन बच गया और एक पेन कहीं रास्ते में गया। मान लीजिए 2 पेन लेके चले और वो पेन ऐसा है वो बंद हो गया, दूसरे से आपने पेन मांगा, उसने आपने पेन दे दिया। और क्या हो गया कि जब आपका उसी परीक्षा से चयन हो गया, मान लीजिए आसपास आपको पेन नहीं मिल रहा, उससे आप बोलोगे मैम जिसकी ड्यूटी वो ला देगा पेन, मान लीजिए वो ला कर दे दे, क्या पता वो आधा घंटा लगा दे, 15 मिनट लगा दे, 20 मिनट लगा दे, और उस समय आपका 1% छूट जाए या आप 1-2 नंबर से आपका चयन रुक जाए, तो आपको लगेगा हो मैंने कहाँ से गलती नहीं की होती तो मेरा चयन हो जाता, मैं इतना समय मैंने खराब कर दिया, इतना समय मैं लिख पाता तो मेरा चयन हो जाता। और किसी ने आपको तुरंत दे दिया तो आप ये कहोगे उससे कि कोई बात है भैया आपका पेन खत्म, वो आपको याद दिला दे भाई आपका ऐसे पेन खत्म हो गया था, मैंने दे दिया, खराब हो गया था, तो आप कहोगे कि अब मेरे से आप 2 पेन ले लेना या 10 पेन ले लेना। तो उसकी कीमत आप नहीं चुका सकते, उस व्यक्ति ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक उदाहरण के द्वारा छोटा सा उदाहरण और दूंगी। मान लीजिए कहीं ऐसा ना हो आप समझते रहो, कहीं आपको चोट वोट लग जाए कहीं और आपके पास कोई साथ जाता और वो आपकी मदद कर दे और आपको कहीं हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, तो आप मान लीजिए उसने चाहे आपके लिए आपके ऊपर 100 रुपये लगाए हो, तो आप उसे ये नहीं कह सकते आप 10,000 ले लो और मेरा एहसान चुका दिया मैंने। तो ये एहसान ये वक्त पर निर्भर करता है। तो यही बात इसमें दिखा गई। माँ द्वारा किए गए समर्पण को वह चंद रुपए में तोलता है। आधुनिक युग में युवा वर्ग माता द्वारा किए गए बलिदान को भूल जाते हैं, अपनी सफलता को अपनी काबिलियत का नाम देते भी हम तो काबिल तभी हमने ये किया है। यह आधुनिक युग की बहुत बड़ी त्रासदी है कि युवा वर्ग बुजुर्गों के आदर मान सम्मान को भूल गया है। सामनाथ पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग चुका हुआ अपनी माँ से बात नहीं करता है। मतलब पूरी तरह वो पाश्चात्य संस्कृति में उसे पदोन्नति चाहिए, हो जाती है तो और चाहिए, वो अपनी माँ के बलिदान को भूल जाता है, अपनी माँ को अकेलेपन छोड़ देता, मतलब माँ से बातचीत नहीं करता है। वह अपनी माँ के साथ हमेशा संवेदनहीन व्यवहार करता है।
मतलब माँ को हमेशा बातों के द्वारा चोट पहुंचाता रहता है। माँ बेटे के व्यवहार से डरी रहती है। माँ के अंदर डर बैठ गया है कि मेरा बेटा कुछ बोल ना दे। वह अपने बेटे का हुक्म का अपने से मर्जी के खिलाफ पालन करती है, अपनी मर्जी के खिलाफ। मतलब वो कुछ बातें ऐसी होती है जो उसको पसंद नहीं आती है, वो नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो बेटे से इतना डर बैठ गया कि वो इतना डर गई वो अपने बेटे जो उसे हुक्म देता है वो उसका पालन करती है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। श्यामनाथ की माँ जो चाह रही थी वो चुपचाप पिछवाड़े यानी पीछे वाला हिस्सा विधवा सहेली घर चले जावे, वो मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा अगर आपको डर लग रहा है कि मैं उसके सामने इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगी या बात करने का मुझे तरीका नहीं है, तो मैं अपने जो पीछे सहेली रहती है मैं वहाँ क्या अपनी सहेली के पास चली जाती हूँ, वहाँ आपका भी काम हो जाएगा और मेरी भी बातचीत हो जाएगी। लेकिन भाई उसने अपना निर्णय त्याग दिया कि आप वहाँ भी नहीं जा सकती है। तो क्या वो अंदर मतलब ये घुटती रहती है, लेकिन भाई वो अपने बेटे की बात को नहीं टाल सकती है। श्यामनाथ ने माँ की हिदायत दी कि वह चीफ आए तो उनसे बात कर लेना। मतलब अब उसने अपना कहा कि अब वो चीफ आए तो आप उससे बात करेंगे, परंतु माँ ने अपनी असमर्थता प्रकट की। मैं न पढ़ी लिखी हूँ न मैं क्या बात करूँगी। तो कहती है कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मैं उसमें समर्थ नहीं हूँ या मैं नहीं कर सकती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तुम ये कह देना कि मान पड़ा, तुम ये कह देना कि मेरी मान पड़ा, वो बात नहीं कर सकती। वह जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। परंतु श्यामनाथ बिना कुछ सुने चला गया। मतलब कि वो कह रही है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगी, आप उसे बोल देना कि मेरी मान पड़ा, लेकिन श्यामनाथ उसकी बात अनसुनी करके चला गया। शाम की दावत के समय श्यामनाथ मन ही मन सोचता है कि विदेशी चीफ कैसे बताएंगे कि उसकी माँ निरक्षर। वो बेइज्जती महसूस करता है कि मेरी माँ को कैसे बताऊंगा, मतलब मैं अपने चीफ को कैसे बताऊंगा कि मेरी माँ अनपढ़ है। आधुनिकता तथा पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आज के युवा बुजुर्गों के दिल पर कुठाराघात करते ही बुजुर्ग अपनी मर्जी के खिलाफ बच्चों की खुशी के लिए बलिदान कर रहे हैं। मतलब बच्चे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं, भले ही उसे पसंद ना हो। श्यामनाथ पश्चिमीकरण के रंग में रंग गया है, मतलब विदेशों के। शाम को मेहमान आने के बाद खुशामदी में लग जाता है। शराब का दौर खत्म होने के बाद कभी भोजन के बरामदे में कुर्सी पर बैठकर नींद के खर्राटे ले रही थी, अचानक चीख सामने आ गई। श्यामनाथ अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा कि माँ ने ये क्या कर रही है। भाई देखो बुजुर्ग होते हैं तो भाई उनको भी शरीर में थकान होती है, उम्र का ऐसा होता है कि उन्हें नींद आ जाती है और वो खराटे भी ले लेते, नींद है ये। तो उसकी माँ क्या खाने के बाद नींद में खराटे लेने लगती है। तो वो ये और जैसे ही है उसके चीफ आ जाते हैं, वो इसमें बेइज्जती महसूस करते हैं कि ये माँ क्या कर रही है। श्यामनाथ की माँ सामने आने के बाद सभी माँ की दयनीय स्थिति पर हंसने लगे, परंतु चीफ ने बात को संभाल लिया। मतलब सभी क्या है उनकी दयनीय स्थिति, भाई बुजुर्ग नींद आ भी जाए तो सभी हंसने लगते हैं, लेकिन चीफ ने इसको संभाल लिया। देखो यहाँ कहानी में मतलब कि ये जो विदेशों के होते भारतीय संस्कृति में रच बस गए, वो उनको पता है कि बुजुर्ग है, नींद आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन भाई अब उसके बेटे को नहीं पता इस बात का। पश्चिमी सभ्यता की दिखावटीपन में लिपटा श्यामनाथ अपने निरीक्षण माँ को आदेश देता है, माँ हाथ मिलाओ। अब देखो बुजुर्ग से कहेगा माँ हाथ मिलाओ, कहो माँ हो हाउ डू यू डू, मतलब कि आप कैसे हो। माँ कैसे धीरे से सब कुछ आते बोली हो डू, तो अभी उसका मजाक उड़ाता है वो। भाई क्या ज़रूरत है भाई बोल दे कि कैसे हो बेटा, ठीक ठाक हो, सीधा बोल दो हैं। लेकिन ये समाज में आज भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी, ये समाज में होते हैं ऐसे। चीफ शाम को वर्धमान से हाथ से मिलवाता है। श्यामनाथ को माँ बहुत अच्छी लगी। अब क्या श्यामनाथ को माँ बहुत अच्छी लगी। श्यामनाथ ने माँ का परिचय करवाते बताया कि मेरी माँ गांव से ताल्लुक़ रखने वाली है। अब उसके ये नाटक कर रहा है वो। पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हुए दिखावटीपन में विश्वास करते और निरीक्षण तथा गांव में रहने वाले माता पिता का परिचय करवाने में हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ का परिचय करवाते उसको बड़ी शर्म आ रही है कि मेरी माँ अनपढ़ है, गाँव की रहने वाली है। यही आधुनिक जीवन की त्रासदी एवं विडम्बना है। तो लिखने में मैं आपको सचेत करती हूँ, अगर लिखने में मान लीजिए कहानी लिखनी आ जाए तो आप ये लाइन लिखोगे तो ये आपकी जो लेखन में चार चांद आ जाएंगे। हम अपनी नैतिक मूल्य तो सामाजिक उत्तरदायित्व को भूलते जा रहे हैं। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद, जबकि चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद है। चीफ ने श्यामनाथ को बताया कि चीफ ने पूछा फिर तो हमारी माँ गीत और नाच भी जानती होगी। अब चीफ ने कहा कि फिर तो हमारी माँ गीत और नाच जानती है, क्योंकि गाँव के लोग गीत गाते और नाचते भी हैं।
ये कहते हुए चीफ ने माँ को प्यार व अपनेपन के भाव से देखा, मतलब चीफ को माँ अच्छी लगी, वो अपनेपन के भाव से देख रहा है और उसे प्यार से देख रहा है। श्यामनाथ ने अपनी माँ को चीफ के लिए गाना सुनाने का आदेश दिया। अब क्या भाई, उसने अपने प्रमोशन के लिए भी क्या चीफ खुश हो जाए, मेरी माँ इसको पसंद करे, चाहे बेचारे को गाना आए या ना आए। तो कहते हैं कि आप, श्यामनाथ हुक्म देते हैं कि आप कि माँ आप चीफ के लिए गाना सुनाओ। माँ ने अपनी व्यवस्था प्रकट की। श्यामनाथ ने कहा, वाह माँ, मेहमान कहाँ को भी कोई टालता है। अब उसको ये मेहमानबाजी से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने प्रमोशन से मतलब है, अपनी पदोन्नति के लिए मतलब है। उसने कहा कि माँ कोई मेहमान को भी टालता है कि माँ ने यह समर्थ भाई इस उम्र में कहाँ गाने याद रहते हैं, तो भूल मना कर दिया कि मैं नहीं गा सकती। साहब ने इतने रोज नहीं रीझ से मतलब खुश होकर रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएगा। भाई इतने खुश होकर कहा है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। श्यामनाथ की माँ ने विवाह का एक गीत सुना है। अब वो अपने बेटे के, पता नहीं वो डरती है, वो उसको नहीं टाल सकती है, तो उन्हें विवाह का एक गाना सुनाया। देखो क्या गाना, हरियाणी माए हरियाणी नी भेणे हरियात, एक सेकंड भाई, हरियाणी माहे हरियाणी भेणे हरियाणी ते भागी भरिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अब जो भी वहाँ की जो परंपरा रही होगी, उनकी संस्कृति, गांव के जो गीत, ये गाना गाया। उसकी माँ ने भाई, अब बेटे का हुक्म था, वो मना नहीं कर सकती, तो उनका आदेश उन्होंने मान लिया। चीफ ने माँ के हाथों की बनी फुलकारियाँ देखी, उसे बहुत पसंद आई। अब जिस माँ को कूड़ा समझ रहा था, भाई इसको स्टोर में रख दे, में कोठरी में बैठा देते हैं, लेकिन उसी माँ से चीफ प्रभावित हो जाता है। श्यामनाथ ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए साहब को नई फुलकारी बनाने देने का वादा किया। अब क्या है, श्यामनाथ को, जो चीफ को उसकी फुलकारियाँ पसंद आती है माँ की, तो उन्होंने कहा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, माफ़ कीजिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कि माँ जब फुलकारी से साफ पसंद है तो माँ बना देगी। ये नहीं देखते बुजुर्ग हो गई, आँखें की रोशनी कम हो, कैसे बनाएगी, लेकिन उसे तो भाई प्रमोशन चाहिए। माँ ने अपने बेटे के सामने असमर्थता प्रकट की, परंतु बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। साहब को कहा कि माँ आपके लिए फुलकारी बना देगी। उसने अपने बेटे के सामने असमर्थता प्रकट की कि मैं नहीं बना सकती, मुझे आंखों से दिखता नहीं है, या इस उम्र में मैं नहीं बना सकती हूँ। लेकिन फिर उसकी बात को अनसुना कर उसने हाँ भर दी। श्यामनाथ को माँ की व्यवस्था के बावजूद साहब की खुशामदी की आवश्यक थी, क्योंकि सोच रहा था साहब खुश होंगे और उसको तरक्की मिलेगी। श्यामनाथ अवसरवादी स्वार्थपूर्ति साक्षात मूर्ति हैं, परंतु विडंबना की बात तो यह कि जरा जिस माँ को अपनी तरक्की में बाधक समझता था, उसी माँ ने उसे तरक्की दिलवाई। आज के शिक्षित युवा वर्ग ने श्यामनाथ की बात स्वार्थपूर्ति और जो जा रहे उनके नैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं कि उन्हें ऊपर उठाना मुश्किल है। वे अपनी पदोन्नति के लिए बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर शहर की चकाचौंध दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ रहकर शहरी बाबू बन जाते हैं। वे अपनी पदोन्नति के लिए अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही दावत आरंभ हुई, माँ अपनी कोठरी में धीरे से चली गई और कोठरी में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दावत होते सभी मेहमान चले गए और जाने के बाद श्यामनाथ अपनी माँ के पास गया और माँ दरवाज़ा खोलो। तो देखो भाई कितनी ही मार्मिक ये कहानी है। मतलब कि जब खाना खाने लगी तो माँ कितनी परेशान हो गई थी बेचारी कि अभी क्या है, कहीं मुझे फिर से बोला जाए कि माँ आप ऐसा करो ऐसा करो। उसके बाद तो वो बैठकर क्या है, सभी खाना खा रहे हैं, लेकिन एक माँ की आंखों में आंसू दिला देते हैं, कोठरी में बैठकर रोने लगती है। फिर क्या है, सभी मेहमान चल जाने के बाद उसे अपनी माँ की याद आती है। माँ दरवाजा खोलो। अपने स्वार्थी बेटे की आवाज़ सुनकर माँ का दिल दहल गया। मतलब उसको ये हैरानी है कि मेरा बेटा इतना स्वार्थी हो गया है कि मुझे एक तरह से उपयोग कर रहा है अपनी पदोन्नति पाने के लिए। उसने सोचा कि मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई। वो अंदर इतना खौफ बैठ गया कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। माँ ने दी से दरवाज़ा खोला। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमने इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। अपने बेटे की तरक्की सुनकर माँ की आंसू तो भी मैं थोड़ी संवेदनशील हो गई थी, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी।
माँ अपने घर में घुटन महसूस करती है, अपने बेटे से हरिद्वार जाने का आग्रह करती है। एक माँ बाप अपने बेटे के अपने खुद के घर में घुटन महसूस करती है, वो वहाँ उसमें अपने तरीके से जीना चाहती है, तो वो कहती है कि बेटा मैं हरिद्वार चली जाऊँगी। श्यामनाथ अपनी बदनामी व स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ को कहता है, क्या तुम मेरी बदौलती नहीं चाहती? मतलब कि उसको ये मतलब नहीं कि मेरी माँ आपसे क्यों खुश नहीं है, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि जो माँ घुट घुट कर जी रही हो, खुश नहीं है मेरे साथ। इसकी बजाय उसको ये कि मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे माँ से ली गई है, इस चीज़ से मतलब है। दूसरे उससे क्या है कि मेरी माँ से प्रश्न हुए हैं तो माँ फुलकारी बनाएगी तो मेरी बदौलती, तो उसको अभी भी क्या है अपने काम निकलवाने से मतलब है। श्यामनाथ की देखो यहाँ, क्या तुम अपने हाथों से फुलकारी नहीं बनाओगी? श्यामनाथ की बातें सुनकर बेबस माँ हरिद्वार जाने का निश्चय करती है। अब वो करती है कि मतलब चलो मैं बना देती हूँ, मैं हरिद्वार नहीं जाऊंगी। ममता की मूर्त तथा वात्सल्य में माँ बेटे की तरक्की के बारे में सोचकर अपनी लाचारी भूल गई। अब उसके जो आंखों से दिखे या ना दिखे, हाथ पैर का पे कोई मतलब नहीं है। श्यामनाथ मध्यवर्गीय समाज एक स्वार्थी तथा लालची इंसान है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी माता के हृदय पर कुठाराघात करता है। वह पश्चिमी सभ्यता के रंग में इतना रंगा है कि उन्हें माँ को काम करने के लिए मजबूर करता है, भाई काम करने के लिए भीष्म सानी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है। यानी ये कहानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, तो ये 1956 की कहानी नहीं है। तो कोई बेचने वाला आ गया भाई, ठीक है, तब तक हम पास आए, तब तक पढ़ लेते हैं। तो ये है कि 1956 में भी ये उतनी कहानी सत्य थी जितनी आज है। उस समय भी कुछ कहानियाँ, कुछ रचनाएं ऐसी होती जो हर समय में क्या फिट बैठती है। ये कहानी युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग्य जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात पहुंचाते हैं, उसकी माँ किसी सामने बयान कर पाती। युवा पीढ़ी अपने माता पिता को अपनी सफलता के लिए मार्ग में बाधा समझती, बुजुर्गों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा करते हैं। युवा पीढ़ी बुजुर्गों को बेगानेपन का बोध कराते, बेगानेपन मतलब परायेपन। यह युवा पीढ़ी की यथार्थ और बुजुर्गों के प्रति घटती जिम्मेदारियों का अंकन है। समाज में व्यापक विषमता विसंगताओं चित्रण भीष्म सानी इस कहानी में बहुत तरीके से हुआ है। आधुनिक मानवीय मूल्यों के विघटन, पारिवारिक मूल्यों तथा अनास्था, बेगानेपन का चित्रण है। चीफ की दावत बहुत अच्छी हुई तरह हुआ, मतलब कि ये कि एक अनास्था पर मतलब माता पिता के प्रति जो क्या हमें आस्था रखनी चाहिए, क्या श्रद्धा रखनी चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए, अपनापन रखिए, मतलब सब कुछ भूलकर एक बेगाने परायेपन की तरह माता पिता को लोग रखते हैं। निष्कर्ष बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं कहूँगी यहाँ से यहाँ तक जो लिखने की तैयारी है, यहाँ से ये 3 हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी, ये आप याद कर लेंगे। मेरी जो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन लंबी इसलिए होती है क्योंकि मैं आपको सचेत करती हुई चलती हूँ कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, और निष्कर्ष पढ़ने ये देखें, एज भीष्म सानी चीफ की दावत में युवा पीढ़ी के संवेदनशील व्यवहार को चित्रित किया गया है। वे सामाजिक यथार्थ से जुड़े कथाकार थे जिन्होंने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित वर्ग के अशिक्षित आचरण को दर्शाया गया है तथा अपने बेटे को स्वार्थी भावना कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि हमें रिश्तों की पवित्रता को नहीं भूलना चाहिए, अपने घर में बुजुर्गों के प्रति लगाव रखना चाहिए, उन्हें बोझ समझकर नहीं बल्कि अपनेपन के भाव से रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि युवा पीढ़ी अपने माता पिता को क्या समझती है, बोझ समझती है। तो एक बार हम इनके कथन और देख लेंगे, ठीक है। मैं कथनों पर आपसे और चर्चा करती हूँ। तो देखेंगे चीफ की एक प्रमुख कथन, ये कौन सा राग छेड़ दिया, सीधा कह दो नहीं जेवर है बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो जो कुछ बनकर नहीं आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया हूँ, जितना दिया था उससे 2 गुना ले लेना। अब ये तो कहानी आपने सुनी, कर लोगे आप। श्यामनाथ ने कहा था, किससे, अपनी माँ से कहा था, मैं न पढ़ी लिखी न बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना मान पढ़ा है, कुछ जानती समझती नहीं है। वह नहीं पूछेगा तो ये कौन कह रही है, उसकी माँ कह रही है, किसको, श्यामनाथ को। कोठरी में बैठने की देरी थी, आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उसे पोंछती और बार बार उमड़ जाती, जैसे वर्षों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु
उन्हीं की प्रार्थना की, बार बार आंखें पद की, मगर बरसात की पानी की तरह जैसे थमने में नहीं आती। ये एक पढ़ा है, ये क्या है, सामनाथ की माँ है, वो सोच रही है कि मेरे बेटे की पदोन्नति हो जाए, लेकिन उसकी बेटे के व्यवहार से वो प्रसन्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुआ देती है। ये कौन सा राग है जो तुमने छेड़ दिया? सामनाथ का गुस्सा बढ़ने लगा, वे बोलने लगे, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा अपनी माँ के बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता है। मतलब कि ये इसमें ये है, जब माँ हरिद्वार जाने की बात कहती है तब सामनाथ अपनी माँ को कहता है, तो तेरी तरक्की होगी बेटा, मैं तो बना दूंगी बेटा, जिससे बन पड़ेगा बना दूंगी। माँ दिल ही दिल में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य, उज्जवल यहाँ गलत लिखा, दोनों जो आधे आएंगे, उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। मतलब कि ये कि जब से फुलकारी बनाने के लिए बेटा कहता है, तब कहते हैं बेटा जो बनेगा मैं बना दूंगी, वैसे उस उम्र में मुझे दिखता नहीं है। तो ये उसकी माँ कह रही है। तो इस प्रकार से ये कहानी में हमने पढ़ी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली ऑफर चला हुआ है, मात्र 999 में आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और ये आपके यूजीसी नेट, हरियाणा वैकल्पिक परीक्षण, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सभी की तैयारी हो जाएंगे। तो इसे ज़रूर लें। इस यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स है और बेहतरीन है। ठीक है, बिल्कुल पूरा विवरण दिया गया है। अपनी तैयारी को मजबूत करें। 1000-1500 के लिए अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें। मतलब कहने का अभिप्राय है कि ये मौका बड़ी मुश्किल से 5-6 साल बाद आया है, और जब तक ये भर्ती कंप्लीट होंगी तो लगभग 7 साल हो जाएंगे। तो अपने समय का महत्व समझे। इतने 1000-1500 से ज़्यादा तो हम 2-3 हज़ार के कपड़े पहन लेते, तो वो भी एक ज़रूरी है, लेकिन उससे जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारी समाज में पहचान बनती है, पैरों पे खड़े होते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपना एक मान मर्यादा बनती है, प्रतिष्ठा बनती है। तो उसके लिए आप ज़रूर ले लें। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो निःशुल्क तैयारी करते रहें। निःशुल्क मैंने 21 कहानियाँ करवाऊँगी, 19 कहानियाँ मैंने करवा दी है, बाकी भी तैयारी होती रहेगी। और आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें। बाकी एस्टेट की भी क्लास शुरू हुई है, जो कोई एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर में करवा रही हूँ। तो ये हमारी चलती रहेंगी। ये आप देख लेना, पूरा लिखित पेपर की तरह पूरा आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, अच्छी प्रकार अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगर जो भी आपके मन में डाउट है पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। नहीं दे पाती हूँ तो अगली वीडियो में उसका जवाब मिल जाएगा। तो क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो हम लिख कर बता नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप समझें इस बात को। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। और मैं चाहती हूँ आपका इसी भर्ती में चयन हो जाए, ये मैं दिल से दुआ करती हूँ भगवान से। और मेहनत करिए, ज़रूर सफल होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।